गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है फॉर एमएमई 2 स्टैट्स, हमारा पेपर चल रहा है। तो आज मैं लेक्चर नंबर 10 आपके साथ बच्चों डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चों, वेरी सिंपल। क्या टॉपिक है? लार्ज सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर ए पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ठीक। अब कॉन्सेप्ट क्या है पहले आप वो समझिए। अब तक हम ये काम कर चुके हैं पहले भी। हम पॉपुलेशन के मीन के लिए और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका रूल हमें पता है। लेकिन अब तक जो हम काम कर रहे थे वो ये था कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है, जहां से आप सैंपल ले रहे हो, जिस पॉपुलेशन का मीन आपको इंटरवल एस्टिमेशन करना है, जिस पॉपुलेशन का पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपको इंटरवल एस्टिमेशन करना है, वो जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो हमारी नॉर्मल थी। तो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एक खास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। क्या स्ट्रक्चर होती है? कि नॉर्मल का अगर हम सैंपल मीन बनाते हैं या सैंपल प्रोपोर्शन बनाते हैं, वो कन्फर्म नॉर्मल पॉपुलेशन को ही फॉलो करता है। बट अगर पेरेंट पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल नहीं है और आप वहां से कोई सैंपल लेते हैं, तो सैंपल मीन या सैंपल प्रोपोर्शन which are the estimator of population mean and the population proportion नॉर्मल को ही फॉलो करता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पे जो स्टैटिस्टिशियन है वो सीएलटी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको सीएलटी के बारे में बहुत कुछ बताया है कि सीएलटी सिंपली ये कहती है कि अगर आपकी पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, तो भी आपका जो सैंपल का मीन होगा वो नॉर्मल को फॉलो करने लगेगा अप्रोक्सीमेटली। बट कब? जब आपका जो सैंपल साइज है वो लार्ज हो। लार्ज दो तरीके से डिफाइन होता है, n इज ग्रेटर देन 30 और मैथमेटिकली एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल जो मेरा पिछला टॉपिक था 7.1 बिल्कुल सिमिलर है उसी के। बस एक फर्क है कि आज की मेरी जो पॉपुलेशन रहेगी वो नॉर्मल नहीं रहेगी, बट सैंपल साइज जो होगा वो लार्ज होगा। लार्ज होने से अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो सैंपल का मीन है वो नॉर्मल को फॉलो करने लगेगा अप्रोक्सीमेटली या एसिम्प्टोटिकली। ठीक है मेरे बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है कि लेट x1 x2 up to dot dot xn be a random sample, be a random sample। ठीक है बच्चों, एक रैंडम सैंपल है फ्रॉम ए पॉपुलेशन, फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। वो कह रहा है कि जो मेरी पेरेंट पॉपुलेशन है उसके बारे में मुझे ये जानकारी नहीं है कि वो क्या है। नॉर्मल भी हो सकती है, मना नहीं कर रहा हूं, बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो सकती है। लेकिन उसका जो मीन है पॉपुलेशन का वो म्यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो वेरिएंस है वो मैं सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंड एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 30। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लार्जनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या यहां पर सैंपल का मीन नॉर्मल को फॉलो करेगा? सर नहीं। बट क्योंकि आपने सैंपल का साइज 30 से बड़ा कर दिया, तो सैंपल का मीन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल को तो फॉलो करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, कोई बात नहीं है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं तो आपको एक पॉइंट एस्टिमेटर चूज करना होता है। लेकिन वो पॉइंट एस्टिमेटर आपको ऐसा चूज करना होता है सच दैट उसका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो। ठीक। यहां पे आप जो काम करना चाहते हैं वो म्यू के ऊपर करना चाहते हैं, पॉपुलेशन के मीन के ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरा पैरामीटर आपकी थ्योरी के अंदर इन्वॉल्व है, दैट इज पॉपुलेशन वेरिएंस विच इज सिग्मा स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन करने के लिए आपको वेरिएंस का जो स्टेटस है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला केस है सिग्मा स्क्वायर इज नोन। मतलब क्या आपको सिग्मा स्क्वायर के बारे में जानकारी है? तो मैंने पहला केस मान लिया कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो नोन है। तो मेरे बच्चों, इस केस में सैंपल मीन जो फॉलो करेगा
वो नॉर्मल को फॉलो करेगा विद एक्सपेक्टेशन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। बट ये जो फॉलो करेगा वो अप्रोक्सीमेटली या एसिम्प्टोटिकली फॉलो करेगा बाय द CLT, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कंफर्म मेरे बच्चों आप ये कह सकते हैं कि सुधीर सर एक्स बार माइनस के म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन मस्ट फॉलो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल 0,1। बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्लास प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के जेड अल्फा बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन आल्सो probability that x bar minus z alpha by 2 into sigma by root n is less than mu is less than equal to x bar plus z alpha by 2 into sigma by root n is again approximately 1 minus alpha। और ये भी approximately 1 minus alpha, क्योंकि नॉर्मल एग्जैक्टली तो है नहीं, अप्रोक्सीमेटली है, तो इंटरवल भी आप अप्रोक्सीमेटली ही लिखेंगे। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन, एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज अप्रोक्सीमेटली is approximately 1 minus into 100% confidence interval for mu when sigma square is known। मेरे बच्चों when sigma square is known, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर हम दूसरा केस डिस्कस करें, केस 2, क्या केस है? when sigma square is not known मीन्स जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो अननोन है। तो बच्चों एक चीज आपको बता दूं, अगर कोई भी पैरामीट्रिक सिनेरियो अननोन होता है, आप उसका किसी दूसरे पैरामीटर के एस्टिमेशन में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर जो इंटरवल बनाया उसमें सिग्मा आपने यूज कर रखा है, वो यूज आप तभी कर सकते हैं जब सिग्मा आपके पास नोन था। अगर सिग्मा अननोन होता तो आप उसका यूज नहीं कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं, उसके प्लेस पर उसके किसी एस्टिमेटर का हम यूज करते हैं, उसके किसी एस्टिमेटर का यूज करते हैं। तो यहां पे जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है जो कि अननोन है, नोन नहीं है, तो हम उसके एस्टिमेटर का इस्तेमाल करेंगे। और वो एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर हैट लिखिए या एस स्क्वायर लिखिए, which is nothing but the very famous sample variance, which is 1 upon n minus 1 summation I goes from 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर है एस स्क्वायर, तो ऑब्वियसली सिग्मा का जो एस्टिमेटर बनेगा वो एस बनेगा। तो मेरे बच्चों कोई चेंज नहीं करना आपको, आपको सिंपली कह देना है कि एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल 0,1। वेरी सिंपल। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि हमने सिग्मा के प्लेस पे एस का इस्तेमाल कर लिया, वेयर एस इज नथिंग बट द एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे बच्चों इस केस में जो इंटरवल एस्टिमेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस बाई रूट एन, सिग्मा खत्म हो गया है ना, एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस बाई रूट एन इज 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल और म्यू। समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, बिल्कुल भी सिंपल है सारी चीजें। बस आपको यह देखना है कि क्या चीज दी हुई है फॉर म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नॉट नोन। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है आपका, बस आपको पता होनी चाहिए। तो अगर एक पैरामीटर को आप एस्टिमेट कर रहे हैं, चाहे पॉइंट एस्टिमेटर हो चाहे इंटरवल एस्टिमेटर हो,
दूसरे पैरामीटर का आप यूज तभी कर सकते हैं जब वो नॉन होगा। अगर वो नॉन नहीं है तो आपको उस दूसरे पैरामीटर का कोई भी एक अनबायस एस्टिमेटर या कोई भी एक नॉर्मल एस्टिमेटर आपको यूज करना पड़ेगा मेरे बच्चों। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, देखिए पॉपुलेशन प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, अब मैं पहले भी शायद आपको समझा चुका हूं। ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट का। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जैसे कोई पॉपुलेशन है और हम उसको किसी एट्रीब्यूट के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं, तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी। तो जो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं, या तो उस एट्रीब्यूट उस क्वालिटी को अपने अंदर कंटेन करते हैं या तो नहीं करते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 50 कॉइन्स हैं और आप उन 50 कॉइन्स पे नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 अप टू 50 तक डाल दिए। अब उस कॉइन को अगर मैं एक एट्रीब्यूट से डिवाइड करूं, हेड और टेल, तो जब उन कॉइन को आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मान लीजिए मैंने हेड को सक्सेस कह दिया और टेल को मैंने फेलियर कह दिया। तो जो 50 कॉइन्स की आपकी पॉपुलेशन थी वो सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड होगी, आइदर सक्सेस और फेलियर। तो मैं अगर आपसे रैंडमली एक प्रोबेबिलिटी पूछ लूं कि भाई इन 50 कॉइन्स में से अगर मैं कोई भी रैंडमली एक कॉइन उठाऊं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, विच इज 1/2। बट क्या ये एग्जैक्टली 1/2 ही आएगा? शायद ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 का मतलब है अगर आप 50 के 50 कॉइन्स को टॉस करें, उनमें से एग्जैक्टली 25 कॉइन्स के ऊपर हेड आना चाहिए। शायद अगर आप करके देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो आप 1/2 बता रहे हो वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। आप जब सैंपल प्रपोर्शन निकालेंगे तो आप एस्टिमेट करेंगे पॉपुलेशन के प्रपोर्शन को। तो सबसे पहले जो प्रपोर्शन टर्म होती है वो रिलेटेड होती है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। समझ गए? तो यहां पे हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक्स। क्या रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल्स। समझ रहे हो? विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी। ठीक। तो ये जो पी है दिस इज पॉपुलेशन प्रपोर्शन। जो एन है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो एक्स है वो कंफर्म एक्स फॉलो करेगा बाइनोमियल एन कोमा पी को, वेर एक्स रिप्रेजेंट व्हाट? द नंबर ऑफ सक्सेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो ऐसा करता है और सैंपल साइज मेरा लार्ज है, ये ध्यान रखिएगा। मैं 7.2 जब स्टार्ट किया तो मैंने वहीं पे बोल दिया था कि ये जो मेरा टॉपिक है इसमें हर जगह चाहे मैं ना लिखूं, सैंपल जो है मेरा वो एन जो है वो 30 से बड़ा है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया एन इज ग्रेटर देन 30। ठीक है। तो कंफर्म मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्लासेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बनेगा एनपी के बराबर, वेरिएंस ऑफ एक्स बनेगा एनपीक्यू के बराबर। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाई एन इज इक्वल टू स्मॉल पी, मैं लिख सकता हूं। अब ये जो एक्स बाई एन आपको दिखाई दे रहा है, या फिर मैं यहां पे अगर मैं डिफाइन करूं, वेरिएंस ऑफ एक्स बाई एन बराबर होगा 1/n², वेरिएंस ऑफ एक्स, दिस इज व्हाट? पी क्यू बाई एन, ये बनेगा। तो जो एक्स बाई एन है दिस इज व्हाट? बाय द प्रीवियस क्लासेस दिस इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ स्मॉल पी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि पी हैट विच इज इक्वल टू एक्स बाई एन इज एस्टिमेटर ऑफ पी। समझ गए? तो मैंने क्या बोला था, आपको पी का इंटरवल एस्टिमेशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको पी का कोई भी एक पॉइंट एस्टिमेटर निकालना पड़ेगा सच दैट उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो। अब आप यहां पे आप गौर से देखिए, अगर आपका एक्स बाइनोमियल को फॉलो करता है एन कोमा पी और आपका एस्टिमेटर है एक्स बाई एन, अब एक्स बाई एन जो आपका एस्टिमेटर है, अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन आपसे पूछूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हेट बताइए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाई एन विच इज वॉट? 1/n, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज 1/n इंटू एन पी विच इज इक्वल टू पी, और वेरिएंस ऑफ पी हैट
अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है पी क्यू बाई एन। तो आप ये नहीं बता सकते कि पी हैट या एक्स बाई एन किसको फॉलो करेगा, बट इफ द सैंपल साइज इज लार्ज देन sample proportion must follow the approximately normal with the corresponding mean and with the corresponding variance। इसीलिए इस टॉपिक में मैंने सैंपल को लार्ज रखा है। तो मैं कह सकता हूं कि सिंस n is greater than 30 so by CLT, समझिएगा, by CLT the p hat which is equal to x by n फॉलो करेगा approximately normal with mean p and variance pq by n and variance pq by n। सिंपल। तो अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमने सिर्फ ये बताया है कि जो p है वो आपका अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल को फॉलो करेगा। लेकिन अब मेरा काम आसान हो गया। कैसे? अब मैं इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाऊंगा, p हैट माइनस p डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ pq by n। नाउ दिस फॉलो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल 0,1। और जैसे ही अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल 0,1 मुझे मिला, मैं एक सेकंड में कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के जेड अल्फा बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू p हैट माइनस p डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ pq बाई n इज लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा। सिंपल है। अब क्या है, जब पिछले वाले केसेस में मैंने एक्स बार के केसेस में इस इक्वेशन को सोल्व किया था तो ये इजीली सॉल्व हो गई थी। यहां पर ये इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगी। लेकिन हम इस इक्वेशन को अगर सोल्व करें तो शायद हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ पी हैट माइनस पी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ पी क्यू बाई एन इज लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब जो इस इक्वेशन का जो अपर बाउंड है वो आपको कैसे मिलेगा? द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द solution of the equation, which equation? p hat minus p divided by under the root of pq by n, the modulus value is equal to z alpha by 2। इस इक्वालिटी इक्वेशन को सोल्व करके आपको इसके बाउंड्री पॉइंट्स मिल जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल। भाई लेस देन इक्वल टू है ना, अब लेस देन इक्वल टू इक्वेशन तो बनती नहीं, इनइक्वालिटी बनती है, सॉल्यूशन इक्वेशन के होते हैं। तो हमने इक्वल टू ही ले लिया कि अगर बाउंड्री है तो इक्वालिटी को कंटेन करेगी, तो हमने इक्वल रख दिया इसको। अब मैंने क्या किया सॉल्यूशन करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो पी हैट माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू बाई एन इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मेरे बच्चों अगर आप सोल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल है, पी हैट माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू पी इंटू 1 माइनस पी बाई एन। मैं लिख सकता हूं। अब ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है आपके सामने, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन पी। ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो पी के अंदर क्वाड्रेटिक बने इक्वेशन बनेगी। जब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का आपको रूल पता है। रूल क्या होता है? माइनस के बी प्लस माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट ऑफ 2a, कुछ ये रूल आपने शायद पढ़ा होगा। तो इस इक्वेशन का जब हम सोल्व करेंगे, द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशंस आर क्या बनेंगे? p इज इक्वल टू पी हैट प्लस जेड अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 अंडर द रूट ऑफ p हैट 1 माइनस p हैट डिवाइडेड बाय n प्लस जेड अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये आपको कभी भी याद नहीं रखना है, आप ऐसे टेंशन ना लीजिए, ये याद नहीं रखना है, बट क्योंकि इसके रूट्स ऐसे बनेंगे तो वो मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। अगर आप डीप में जाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन के परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करिए, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स वाला फॉर्मूला लगाइए, यही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अब मेरे बच्चों, हम क्या लेके चले थे? हम लेके चले थे लार्ज एन। ठीक, बिल्कुल सिंपल है भाई। या तो अगर एन लार्ज नहीं है तो जो आपके रूट्स मिलेंगे वो प्लस करोगे तो अपर बाउंड्री मिल जाएगी, और माइनस करोगे तो लोअर बाउंड्री मिल जाएगी। अगर मैं इसको फॉर सिंप्लिसिटी लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, P इज इक्वल टू पी कर ली प्लस माइनस पी डबल कर ली, है ना। इसको मैंने पी कर ली मान लिया पहले वाले को, और इसको मैंने पी डबल कर ली मान लिया। ठीक, तो जो इंटरवल बनेगा, सो इंटरवल इज पी कर ली माइनस पी डबल कर ली से लेके पी कर ली प्लस पी डबल कर ली तक बनेगा इंटरवल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा इंटरवल। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों मेरे आपको कि सिंस द सैंपल इज लार्ज, सिंस सैंपल इज लार्ज सच दैट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब जो सैंपल साइज मैथमेटिकली लार्ज है, वेरी लार्ज, मतलब आप ये जो मैं कर रहा हूं ये आप एन इज ग्रेटर देन 30 पे भी कर सकते हैं। मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली जो चीज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे होती है, स्टैटिस्टिकली वही चीज एन टेंस टू एन इज ग्रेटर देन 30 पे भी हो जाती है। तो अगर एन लार्ज है, आप समझिए फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है जेड अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n एंड जेड अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर एंड जेड अल्फा बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टेंस करेगा 0 को, देन दीज आर टेंडिंग टू 0। अब ये चीज अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो देखिए, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी। बहुत सारी टर्म 0 हो जाएंगी। जब बहुत सारी टर्म 0 हो जाएंगी तो जो मेरा P बनेगा, दिस इज इक्वल टू P हैट प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ पी हैट इंटू क्यू हैट डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब आप समझ गए? तो जो कॉम्प्लिकेटेडनेस आपको दिख रही थी वो सिंप्लीफाइड होगी सिर्फ ये कहने से कि एन इज लार्ज। तो अगर एन ग्रेटर देन 30 है तो आप ये काम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कर सकते हो। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हो। सो द 1 माइनस अल्फा इंटू 100% confidence interval for population proportion P is nothing but P hat minus Z alpha by 2 into under the root of P hat into Q hat divided by N, comma P hat plus Z alpha by 2 into under the root of P hat into Q hat divided by N. That's it. So this is the interval estimation theory of the सैंपल प्रपोर्शन, या जो हम पॉपुलेशन प्रपोर्शन को एस्टिमेट करना चाहते हैं। सिंपल था, कोई भी ऐसा मतलब एक टिपिकल टास्क मुझे नहीं लगती इन चीजों में। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। अब है वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। वैसे तो मेरे बच्चों ये बहुत डीप टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स को लेके, क्योंकि आपका एक बहुत फेमस और बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसके सुधीर सर मास्टर हैं, वो है इकोनोमेट्रिक्स, जो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सट्रीम लेवल है। तो हर टीचर हर आदमी उसको नॉलेजेबल नहीं पढ़ा सकता। वैसे नॉर्मली देखिए बेटा, सब लोग मतलब समझ रहे हो ना, वो पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन नॉलेजेबल पढ़ाना कोरस्पॉन्डिंगली उतना ही मुश्किल लगता है मुझे, मैं फ्रेंकली बात करता हूं। तो चलिए खैर, ये सब चीजें बहुत दूर हैं अभी आपसे। तो जो अभी हम इंटरवल बना रहे थे, अभी हम इंटरवल कैसा बना रहे थे? ऐसा बना रहे थे, थीटा 1 हैट और थीटा 2 हैट इज टू साइडेड, इंटरवल ऑफ थीटा।
ये टू साइडेड इंटरवल था। अब वो कह रहा है कि अगर आपको वन साइडेड इंटरवल बनाना हो तो वन साइडेड मतलब एक तो ऐसा जिसमें सिर्फ अपर बाउंड हो, एक ऐसा जिसमें सिर्फ लोअर बाउंड हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या करना है, इफ बाउंडेड अबव इंटरवल, अबव इंटरवल, अगर आपको बाउंडेड अबव इंटरवल चाहिए तो आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा टू हैट कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। अगर आपने ऐसा बना दिया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से थीटा टू हैट इज बाउंडेड अबव कॉन्फिडेंस इंटरवल विद कॉन्फिडेंस लेवल वन माइनस अल्फा। ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट थीटा वन हैट इज लेस देन थीटा इज लेस देन इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। अगर आपने बना दिया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे थीटा वन हैट टू इन्फिनिटी इज बाउंडेड बिलो कॉन्फिडेंस इंटरवल और थीटा। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, बट अगर हम यहां पे अपना केस देखें जिस पे हम वर्क कर रहे हैं तो वो थोड़ा एक बार देखते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, फॉलो कर रहा था नॉर्मल 0,1 को फॉर एग्जांपल। अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की अगर टेबल को देखें तो प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन जेड इज लेस देन जेड अल्फा बराबर होता है वन माइनस अल्फा के। अब यहां पे एक बात समझिए, ये सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल से मिलेंगी। ठीक। इसमें वो जो क्रिटिकल रीजन आपको दे रहा है वो एक तरफ दे रहा है, राइट की तरफ। ठीक। तो दो रूल हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के जेड अल्फा इज लेस देन जेड इज लेस देन इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। जैसे मर्जी लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। एक एक्सप्रेशन से बाउंडेड बिलो वाला निकलेगा, एक एक्सप्रेशन से बाउंडेड अबव वाला निकलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो लिख रहा हूं वो जेड अल्फा है, अब तक जो लिख रहा था वो जेड अल्फा बाई टू था, क्योंकि उसमें दोनों तरफ मुझे एरिया जो है छोड़ना पड़ रहा था। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक तरफ एरिया छोड़ना पड़ता है। तो चलिए जी, अगर मेरे बच्चों मैं पहले वाला लेके चलूं, पहले वाला सपोज मैं लेके चलूं, क्या, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन जेड इज लेस देन जेड अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। तो क्या मिलेगा मुझे, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स बार माइनस के म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन इज लेस देन जेड अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। ये मिलेगा मुझे, सिंपल है बिल्कुल। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स बार माइनस के म्यू इज लेस देन जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। मैंने तीनों तरफ सिग्मा बाई रूट एन की मल्टीप्लाई कर दी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको माइनस इन्फिनिटी मिलना है, राइट हैंड साइड में कोई दूसरा मिलेगा। अब आप एक काम कर लो, इस पूरे में से आप माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। अब थोड़ा ऐसे समझिए, मतलब ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझने के लिए, माइनस की अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन म्यू माइनस के एक्स बार इज ग्रेटर देन माइनस जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एमएमई वन में। ठीक। अब आप एक काम करो, एक्स बार प्लस कर दो, एक्स बार प्लस कर दोगे तो दिस, अब इन्फिनिटी में एक्स बार प्लस करोगे तो इन्फिनिटी रहना है। नाउ दिस इज ग्रेटर देन म्यू, नाउ दिस इज ग्रेटर देन एक्स बार माइनस के जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस जेड अल्फा इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन म्यू इज लेस देन इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। लिख दिया।
अब आप देखिए ये कौन सा इंटरवल मुझे मिला है, ये बाउंडेड बिलो वाला इंटरवल मुझे मिला है। सिमिलरली अगर आप दूसरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, तो उससे आपको बाउंडेड अबव वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल होती है मेरे बच्चों ये चीजें, कोई भी इसमें जो है ऐसा टिपिकल काम नहीं होता, बिल्कुल वेरी इजी होती है। तो चलिए जी, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपकी बुक के क्वेश्चंस है, क्योंकि उनसे क्या होता है, अगर देखो बुक के क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम में आते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, क्योंकि बुक वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो उसने बुक लिखी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना सिलेबस बुक के हिसाब से बनाया है। तो ये फॉरेन राइटर्स की बुक है, वो अपनी टर्म्स में लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन जो सेंस होता है वो बुक से रिलेटेड ही होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीवाईक्यू करने से पहले एक बार बुक को जरूर आप क्वेश्चंस को सोल्व करिए। मैं अपने हिसाब से वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देता हूं बच्चों, आप विश्वास करिएगा मेरे ऊपर। बाकी जो पीवाईक्यू हैं वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आपको मिलेंगे, जिनको हम एग्जाम टाइम में भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी, मेरा जो पहला सवाल है वो है, ए रैंडम सैंपल ऑफ 110 लाइटिंग फ्लैशेस इन ए सर्टेन रीजन रिजल्टेड इन ए सैंपल एवरेज रडार इको ड्यूरेशन ऑफ 0.81 सेकेंड एंड ए सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस वन। तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार लिख लेते हैं। सैंपल साइज जो है मेरे पास वो बच्चों कितना है, 110। सैंपल का जो मीन है वो कितना है, 0.81। सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, 0.34। ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, कैलकुलेट ए 99% टू टेल्ड। अब देखिए उसने लिख भी दिया आपको, टू टेल्ड, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जहां बाउंड्री होती है आपको वो इस्तेमाल करना है। तो कैलकुलेट ए 99% टू टेल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू एवरेज इको ड्यूरेशन म्यू एंड इंटरप्रेट द रिजल्टिंग इंटरवल्स। ये जो इंटरवल आएगा इसको आपको इंटरप्रेट भी करना है। तो सिंपल है, ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है। सबसे पहले तो अल्फा किसके बराबर है, 0.01। तो मेरे बच्चों अल्फा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0.005 हो गया। तो यहां से आपका जेड अल्फा बाई 2 जो टेबल से मिलेगा वो 2.58 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस केस में आपको इंटरवल पता होना चाहिए क्या होता है। शो द 1 माइनस अल्फा इंटू 100% और 99%, 99 ही पूछा है ना, हाँ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज किसके बराबर था मेरे बच्चों, एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस बाई रूट एन से लेके एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस बाई रूट एन तक। समझ रहे हो। अब इसकी सारी वैल्यू आप डाल दीजिए, कैसे डालोगे, 0.81 माइनस के 2.58 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। एन कितना है, 110, अंडर रूट ऑफ 110 कोमा 0.81 प्लस 2.58 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 110। मेरे बच्चों आप इसको जब फाइनली कॉल करेंगे तो दिस इज 0.7264 से लेके 0.8936 तक आपको इंटरवल एस्टिमेशन मिल जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क होता ही नहीं है इन चीजों में। चलिए खैर क्विकली आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, फिर थोड़ा अच्छा है। द आर्टिकल गैस, ये सब तो वो इंफॉर्मेशन कुछ देता है, रिपोर्टेड दैट ए सैंपल ऑफ 50 किचन, मतलब हमारा सैंपल साइज है 50 विद गैस कुकिंग एप्लीकेशन ड्यूरिंग ए 1 वीक पीरियड, ठीक है छोड़ दीजिए, CO2 दिस वाज 654.16 एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 16.443। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दी है इसने, मुझे दिया है सैंपल का साइज है 50, ठीक है, सैंपल का मीन है 654.16
और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 164.43। ठीक है बेटा। अब जो ए पार्ट है, क्या कह रहा है ए पार्ट? कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट। हाँ, पिछले वाले में इंटरप्रिटेशन रहेगी भाई, पिछले वाले में इंटरप्रिटेशन रहेगी, कोई बात नहीं, सिंपल है। देखिए, एक्चुअली ये जो इंटरवल आपका आया, ये फिक्स इंटरवल है। पिछले वाली जब मैं क्लास चल रहा था जिसमें मैंने रैंडम इंटरवल बोला था आपको, तो ये जो इंटरवल होता है, ये कितना इंटरवल है? ये है 99% इंटरवल कॉन्फिडेंस के साथ। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल इसको कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आप 100 टाइम्स सैंपल मीन कैलकुलेट करोगे तो उसमें से 99 टाइम्स वो सैंपल मीन की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगी। क्यों? क्योंकि ये मीनिंग होता है आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो इंटरप्रिटेशन हर जगह यही लिखनी है आपको, क्योंकि इंटरप्रिटेशन एक ही होती है, फिक्स होती है। अगर यहां पे होता 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसको इंटरप्रेट करिए, तो इसका मतलब था कि जो भी आपने इंटरवल बनाया, जिसको आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे हो, इसका मतलब होता कि अगर आप पॉपुलेशन से 100 सैंपल्स लेते, उसमें से 95 सैंपल्स का मीन इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता। मैं 100 इसलिए ले रहा हूं ताकि डायरेक्ट मैं वो जो उसका जो परसेंटेज है वो इजीली कैलकुलेट कर सकूं। चलिए खैर, तो मेरे बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन 13 क्वेश्चंस में थी वो मैंने लिख ली। अब हम इसका ए पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। सिंपल है बिल्कुल। क्या करा? कैलकुलेट इंटरप्रिटेशन है 95% टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू एवरेज CO2 लेवल इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल होम्स फ्रॉम विच द सैंपल वाज सेलेक्टेड। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.05 बनेगी। तो बाबू, अल्फा बाई 2 किसके बराबर बनेगा? 0.025। तो मेरे बच्चों, जेड अल्फा बाई 2 किसके बराबर बनेगा? 1.96। ये वैल्यूज आपको लमसम पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये बन गया, सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, कैसे बनता है? एक्स बार माइनस के जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस बाई रूट एन, कोमा एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस बाई रूट एन। सारी वैल्यूज अगर मैं यहां पे डालूं, तो मेरे बच्चों, एक्स बार किसके बराबर है? एक्स बार मेरा है 654.16, ओके, माइनस 1.96 इंटू 164.43 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 50, कोमा 654.16 प्लस 1.96 इंटू 164.43 divided by under the root of 50. Now this is your required interval। ठीक। अब इसी के बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट में क्या करा है? सपोज द इन्वेस्टिगेटर हैड मेड ए रफ गैस ऑफ 175 फॉर द वैल्यू ऑफ एस बिफोर कलेक्टिंग द डाटा। What sample size would be necessary to obtain the interval width of 50 ppm for a confidence level 95%? तो मेरे बच्चों, अब उसने क्या कह दिया कि जो मेरा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 175, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अगेन वही 0.05, और जो उसने जेड अल्फा बाई 2 मुझे यहाँ पे मिलेगा, जेड अल्फा बाई 2 तो याद है 1.96। जो इंटरवल की विड्थ दे दी वो कितनी? 50। अब वो मिनिमम रिक्वायर्ड सैंपल साइज पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम पहली क्लास में भी कर चुके हैं। तो मेरे बच्चों, सैंपल साइज का फॉर्मूला क्या था? एन 2 इंटू जेड अल्फा बाई 2 इंटू एस बाई डब्ल्यू का होल स्क्वायर। सिग्मा था, अब सिग्मा तो यहाँ है नहीं, तो मैंने एस ले लिया। नाउ दिस इज व्हाट? 2 इंटू 1.96 इंटू 175, ओके, डिवाइडेड बाय 50 का होल स्क्वायर। तो यहां से n आपको मिला 188.24। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? n इज इक्वल टू 189 विल बी कंसीडर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये लीस्ट इंटीजर नहीं होता ये, या अप्रोक्सीमेट इंटीजर नहीं होता ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इन व्हाट सेंस? जो बड़ा नंबर होता है ये वो चूज किया जाता है, क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी पूछ रहा होता है, ठीक है। चलिए, अगला है
डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज सैंपल वन साइडेड कॉन्फिडेंस बाउंड। तो इसमें वन साइडेड कॉन्फिडेंस बाउंड आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि आप कॉन्फिडेंस का लेवल बताइए। तो अगर मैं पहले पार्ट को मैं आपके साथ मतलब कॉन्फिडेंस को मैं अगर कंपेयर करूं तो पहले में अपर बाउंड दिया है आपको एक्स बार प्लस 0.84 इंटू एस बाई रूट एन। इससे आपको एक चीज मिल जाएगी कि जेड अल्फा बराबर है 0.84। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल है 0.84। और जेड अल्फा अगर 0.84 है मेरे बच्चों तो अल्फा होता है 0.20। ये भी आपको बुक से मिल जाएगा या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल से मिल जाएगा। इसका मतलब 1 - अल्फा इंटू 100% इज वॉट 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो जो पहले वाला आपका इंटरवल है वो 80% है। सिमिलरली बी बी में अगर आप गौर से देखें तो जेड अल्फा बराबर है 2.05 के, क्योंकि ये लोअर बाउंड्री है तो कोई बात नहीं, मुझे तो जेड अल्फा बाई 2 चाहिए। अब अगर जेड अल्फा आपका है 2.05 तो मेरे बच्चों अल्फा आपका बराबर होगा 0.02। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अल्फा आपका 0.02 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 - अल्फा इंटू 100% इज नथिंग बट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये सब चीजें बहुत आसान होती हैं। सी पार्ट में क्या है मेरे बच्चों, सी पार्ट में 0.67। तो सी पार्ट में जेड अल्फा बाई 2 इज वो सॉरी जेड अल्फा, एक सेकंड बच्चों इसको रब कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जेड अल्फा इज इक्वल टू वॉट 0.67। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0.25। इसका मतलब 1 - अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 75% कॉन्फिडेंस इंटरवल बन रहा है जो आपने मुझे दिया है। वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। द आर्टिकल लिमिटेड यील्ड दिस वन ये दे दिया, रिपोर्टेड दैट इन ए स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर बफर इंस्पेक्शन प्रोसेस 356 डाइज वर एग्जामिन्ड बाय द इंस्पेक्शन प्रोब एंड 201 ऑफ दीज पास द प्रोब। मतलब वही थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट वाला क्वेश्चन है। जो एक्स की वैल्यू है, जो एन है मेरा वो है 356, इतनों पे ट्रायल किया, जिसको सक्सेस बोल रहा है वो 201, बाकी सब फेलियर्स हो गए। तो यहां से वो क्या कर रहा है, assume a stable process, calculate a 95% two-sided confidence interval for the proportion of all dies that pass the probe। मतलब समझ रहे हो, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करवाना चाह रहा है, उसका इंटरवल एस्टिमेशन आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो जो सैंपल का एस्टिमेटर है वो है 201 अपॉन 356 विच इज इक्वल टू 0.5646। ठीक है। एंड अल्फा किसके बराबर है बच्चों, अल्फा है 5%, यानी कि 0.05। बिल्कुल इजी है। जेड अल्फा बाई 2 निकालना पड़ेगा 1.96। अल्फा बाई 2 क्यों, क्योंकि मेरे पास जो है वो टू टेल टेस्ट है। अब आप अगर सैंपल साइज देखें 201 201, तो मैं क्या करूंगा, सेंस एन इज लार्ज, तो क्या होगा कि वो जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, उसमें कैलकुलेशन लेंदी है। आप करेंगे भी ना उस फॉर्मूले को तो जो जो वेरिएशन आएगा आपके रिजल्ट में और मेरे रिजल्ट में वो बहुत लिटिल बिट होगा, 0.00001। दिस इज नॉट कंसिडरेबल। तो वो लार्ज लिख के हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो सिंस एन इज लार्ज, सो 1 - अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी इज किसके बराबर था, पी हैट माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ पी हैट क्यू हैट बाई एन कोमा पी हैट प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ पी हैट क्यू हैट बाई एन। आ गया मेरे बच्चों, सारी वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए। पी हैट किसके बराबर आया मेरा, 0.5646
46 माइनस जेड अल्फा बाई टू 1.96 अंडर द रूट ऑफ पी हेड कितना है 0.5646 इंटू 1 माइनस पी कितना बन जाएगा 0.4354 डिवाइडेड बाय 356 कोमा 0.5646 प्लस 1.96 इंटू अंडर द रूट ऑफ जो भी ये मेरा वैल्यूज है। और जब आप इसको, चलो आगे मैं ले लेता हूँ, एक पेज इंसर्ट कर देता हूँ, है ना। तो जब आप इसका इंटरवल बनाओगे तो 0.513 कोमा 0.616 ये मेरे हिसाब से आप फिल कर लोगे ये वाला पोर्शन, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये बनेगा आपका, दिस इज योर कितना 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। मेरे बच्चों डायरेक्ट सिंपल सवाल आता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कब करना है। स्पेशली जेड अल्फा बाई टू उनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। पता नहीं भी है प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में वो टेबल देगा, लेकिन टेबल देगा वैल्यू नहीं देगा। तो आपको वो वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए मेरे बच्चों। चलिए, होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं, चलिए।